किसी को हेपेटाइटिस हुआ होगा। इसमें सिंपल जॉन्डिस होता है और थोड़ा बहुत नाजिया, वोमिटिंग, मेलियस फीवर, माउथ टेस्ट चेंज हो जाता है, ये है। तो ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो गया। तो अब मरीज को आप ये सोचेंगे यार कौन सा वायरल हेपेटाइटिस हुआ, फिर आप हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई या नॉन हेपेटोट्रॉफिक वायरस होते हैं, जैसे आपका जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, या आपका जो दूसरा एप्स्टेन जोन वायरस है, ये ठीक है। लेकिन आपको इतना पता चल जाएगा एलएफटी से यार ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, फिर जो भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, इस तरीके से। अब ये दूसरी एलएफटी मैंने आपके सामने जो रखी है, इसमें आप देखें टोटल बिलिरुबिन 5 है और इनडायरेक्ट इसमें बढ़ा हुआ है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट 1 है, इनडायरेक्ट इसमें 4 है। तो जब भी इनडायरेक्ट कंपोनेंट बिलिरुबिन का डायरेक्ट से ज्यादा हो तो हमेशा हीमोलाइसिस सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं से हीमोलाइसिस हो रही है। हीमोलाइसिस का मतलब ये है कि आरबीसीज ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे इसको आरबीसीज ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उस वजह से आरबीसीज में हीम होती है, वो ब्लड में रिलीज हो रही है, उससे बिलिरुबिन इसका बढ़ रहा है। लेकिन इसका लिवर प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, इसको लिवर ओरिजिन कोई डिजीज नहीं है, ये हीमोलाइटिक डिजीज है जिसमें आपका मलेरिया भी आ सकता है। और अगर आप हिस्ट्री लेंगे कि 2-3 दिन पहले मुझे फीवर हुआ था, फीवर विद चिल्स, हाई ग्रेड फीवर, इस तरीके से, और शार्ट हिस्ट्री देगा इस तरीके से, और ये एलएफटी होगा तो ये, या तो फिर आप दूसरी चीजें सोच सकते हैं जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया, आपका जो है हीमोलाइटिक ऑटोइम्यून एनीमिया, वो भी हो सकता है, साइट्रोब्लास्टिक हो सकता है, स्फीरोसाइटोसिस हो सकता है, थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, माइकोप्लाज्मा नमूनिया में हीमोलाइसिस होती है, विल्सन डिजीज में होती है। तो इस तरीके से आप एलएफटी सिर्फ देख के ये बता सकती है कि सर इसको हीमोलाइसिस हो रही है। वो फर्दर आप हिस्ट्री लें और रूटीन दूसरे लैब्स कराएंगे तो फिर आप प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंच पाएंगे कि यार ये हीमोलाइसिस इस वजह से हो रही है, लेकिन ये एलएफटी हीमोलाइटिक है, ठीक है। अब ये तीसरी एलएफटी मैंने आपके सामने रखी है, इसमें आप देखें कि टोटल बिलिरुबिन नॉर्मल है। जब टोटल बिलिरुबिन नॉर्मल होता है तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने की नीड नहीं होती है, ठीक है, फिर उसमें देखने की नीड नहीं होती है। तो ये नॉर्मल है तो उसमें आप नहीं देख सकते कि इसमें क्या है क्या नहीं। फिर आप देखें एसजीपीटी इसमें 30 है, जीजीटी 40 है और एसजीओटी 60 है, तो ये थोड़े थोड़े सब नॉर्मल। लेकिन आप अल्कलीन फास्फेटेज देखें हजारों में है, अल्कलीन फास्फेटेज 2000 है। तो आप अल्कलीन आपने एलएफटी देखी और आपने कहा यार अल्कलीन फास्फेटेज 2000 क्यों है। अल्कलीन फास्फेटेज बढ़ने के 3 रीजन है। एक तो ये है कि हेपेटोबिलियरी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी हेपेटोबिलियरी ट्रैक्ट में कोई भी इशू है तो अल्कलीन रेज होता है। दूसरा, फीमेल पेशेंट तो प्रेग्नेंट तो नहीं है, प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा अल्कलीन फास्फेटेज रिलीज करता है। तीसरा, कोई उसको बोनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बोन से भी अल्कलीन फास्फेटेज रिलीज होता है। तो जब भी ऐसी कोई एलएफटी हो, आपने मरीज नहीं देखा, आपके पास कोई एलएफटी ले आया है, तो आप कहेंगे सर ये एलएफटी इसमें जो है अल्कलीन इंडिविजुअल बढ़ी हुई है। और मोस्टली ये 3 ऑप्शंस हैं, इसमें हो सके हेपेटोबिलियरी भी हो। वो सारी चीजें मैं मरीज देखूंगा उसके बाद आपको बता पाऊंगा कि ये क्यों। मोस्टली जो है हेपेटोबिलियरी ओरिजिन होती है। तो इंडिविजुअल अल्कलीन फास्फेटेज बढ़ी हुई है, तो हमेशा ये आप ध्यान में रखें कि ये 3 कॉमन रीजंस हैं जिससे आप डायग्नोसिस तक पहुंच पाएंगे। अभी चौथी मैंने एक एलएफटी डाली है, इसमें आप देखें कि बिलिरुबिन इनका 5 है, डायरेक्ट 3 है, इनडायरेक्ट 2 है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये लिवर ओरिजिन एलएफटी है। फिर आप एएलटी देखें 100 है, लेकिन जीजीटी 600 है और अल्कलीन फास्फेटेज 2000 है। तो दो चीजें बढ़ी हुई हैं। प्रीवियस जो एलएफटी थी उसमें सिर्फ अल्कलीन बढ़ा हुआ था, तो उसके 3 रीजन थे। इसमें अल्कलीन के साथ जीजीटी भी 600 है, बढ़ा हुआ है। नॉर्मली जीजीटी जो है वो 65 तक नॉर्मल होता है, तो दो चीजें बढ़ी हुई हैं। तो ऑलवेज तो ये 100% हेपेटोबिलियरी होता है। मींस या तो कॉमन बाइल डक्ट में कोई स्टोन है, कॉमन बाइल डक्ट में कोई मेलिग्नेंसी है, कॉमन बाइल डक्ट में कोई स्ट्रक्चर है, तो मोस्ट प्रोबब्ली आप कहेंगे सर ये हेपेटोबिलियरी या कोलिस्टेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव एलएफटी है। और हेपेटोबिलियरी ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो मरीज में एग्जामिन करूंगी और फर्दर उसके लैब्स एमआरसीपी, ईआरसीपी, सीटी या दूसरी चीजें मैं कराऊंगा। लेकिन एलएफटी सजेस्ट दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव या कोलिस्टेटिक एलएफटी। तो जब भी जीजीटी और अल्कलीन दोनों बढ़े हुए हैं तो हेपेटोबिलियरी है। सिर्फ अल्कलीन बढ़ा हुआ है तो फिर आप कहेंगे इट्स मे बी हेपेटोबिलियरी, मे बी प्लेसेंटल, मे बी बोनी।
अभी तीसरी LFT आप इसमें देखें, सिर्फ GGT बढ़ा हुआ है, टोटल बिलिंग नॉर्मल है, SGBT भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, बाकी रेस्ट ऑफ कंपोनेंट से आप सिर्फ GGT देखेंगे तो GGT जो है वो 600 है, और सिर्फ GGT बढ़ी हुई हो तो सिर्फ इसके 2-3 ही डिफरेंशियल जहन में आते हैं। नंबर 1 के मरीज एल्कोहलिक होगा, जो एल्कोहलिक मरीज होते हैं उनमें इंडिविजुअल GGT बढ़ती है। दूसरा ड्रग्स है, कोई भी उसने दवाई खा ली, चाहे वो पैरासीटामोल है, एसिटामिनोफेन है, ऑगमेंटन है, क्लोरेथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, मीथोट्रेक्सेट है, कोई भी दवाई या स्टेटन्स है, कोई भी उसने दवाई ली है, उसके बाद इसकी जीजीटी बढ़ी है, तो इंडिविजुअल जब भी जीजीटी बढ़ी हुई हो तो ऑलवेज आप ये सोचें यार ये ड्रग इंड्यूस है, या एल्कोहलिक है, या उसने मशरूम पॉइजनिंग खाई है, इस तरीके से कोई टॉक्सिक कोई प्रोसेस चल रहा है, जो या हकीम की दवाई ली है या एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी ली है, तो हमेशा ये होता है। अब ये LFT है जिसमें आप देखें कि बिलोबिन तो ठीक है, लेकिन SGBT थोड़ा बढ़ा हुआ है, GGT भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, SGOT भी 500 बढ़ा हुआ है, अल्कलीन भी 500 बढ़ा हुआ है, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि ये अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, ये कोलिस्टेटिक है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव है, ये सिंपल GGT बढ़ा हुआ है, तो आप इसमें तो सब चीजें थोड़ी थोड़ी बढ़ी हुई हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आप मरीज तो आपने देखा नहीं है, आपको किसी ने LFT थमा दी हाथ में कि आप इंटरप्रेट करें, तो जब भी ऐसी कोई LFT आए जिसमें आप कंक्लूजन पर ना पहुंच पाएंगे, यार हमें नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें है क्या, तो हमेशा इसमें ये सोचते हैं कि ये इस LFT को कहते हैं इनफिल्ट्रेटिव। इनफिल्ट्रेटिव LFT का मकसद ये हो कि लिवर के अंदर कोई इन्फिल्ट्रेशन आई है। अब वो इन्फिल्ट्रेशन क्या हो सकती है, मोस्टली SOL लिखती है, डॉक्टर मायरा जाकिर ने बिल्कुल सही लिखा है कि हेपेटोसेलुलर ये एक उसका काज हो सकता है, लेकिन आप जब भी ऐसी LFT, बिल्कुल हेपेटोसेलुलर में ऐसी LFT आती है, मैं आपकी डायग्नोसिस को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, एप्रिशिएट, लेकिन मैं कहने ये चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसी आए तो आप कहेंगे सर ये इन्फिल्ट्रेटिव है, और इन्फिल्ट्रेशन का मकसद है कि लिवर में कोई चीज इन्फिल्ट्रेट कर गई है। अब लिवर में यूजुअली कोई SOL मींस स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होता है, वो इन्फिल्ट्रेट करता है, उसमें एक नंबर 1 आपका हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा भी आ जाता है, और आपका अलावा उसके अलावा हेपेटिक एडिनोमा आ जाता है, लार्ज हेपेटिक सिस्ट आती है, लार्ज हाइड्रेटेड सिस्ट आती है, लार्ज लिवर एब्सिस आता है, लार्ज हेमेंजियोमा आता है, ल्यूकीमिया आ गया, लिम्फोमा आ गया, आपका सार्कोइडोसिस आ गई, आपकी टीबी आ गई, आपकी मेलेनोमा आ गया, ये सारे चीजें लिवर में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। लेकिन आप LFT से सिर्फ ये कहेंगे सर ये इन्फिल्ट्रेशन है, लिवर में इन्फिल्ट्रेशन है, मैं मरीज देखूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं दूसरी फर्दर लैब्स करूंगी तो मैं किसी रीजन पर पहुंच पाऊंगा। एक रीजन हेपेटोसेलुलर हो सकता है, हो सके दूसरी चीजें हैं, तो फिर आप अल्ट्रासाउंड एब्डामेन, ब्लड CT स्कैन या इस तरीके की दूसरी चीजें आप देखेंगे। तो जब भी मिक्स खिचड़ी वाली LFT हो तो हमेशा इनफिल्ट्रेटिव जहन में आया करें। तो मैंने क्या क्या आपको, एक मैंने हेमोलाइटिक LFT दिखाई, उसके बाद एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस वाली दिखाई, उसके बाद अल्कलीन फास्फेटेज इंडिविजुअल रेज है, उसके 3 रीजन होते हैं, आपका बोनी है, प्लेसेंटल है, और हेपेटोबिलियरी है। उसके बाद मैंने जिसमें अल्कलीन और GGT दोनों बढ़े हुए हों तो फिर ये 100% कोलिस्टेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव है, उसमें हेपेटोबिलियरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिर्फ इंडिविजुअल GGT अगर बढ़ा हुआ है तो उसमें फिर आपका ये है कि ये कोई ड्रग्स, कोई मशरूम्स, कोई अल्कोहलिक पॉइजनिंग वगैरह, जिस वजह से इसकी इंडिविजुअल GGT बढ़ी हुई है। उसके बाद मैंने ये रखी है LFT जिसमें थोड़े थोड़े सारे बढ़े हुए हैं, तो ये इन्फिल्ट्रेटिव LFT है। तो इस मसले से जब भी आप, एक होता है मरीज देखना और एक होता है कि आप मरीज भी देख रही हैं और साथ में LFT देख रही हैं, तो आप इजीली इंटरप्रेट कर जाती हैं। एक कोई आके आपके हाथ में आके LFT थमा देता है कि ये LFT अब क्या करना है, तो उस हिसाब से आप इस तरीके से जाएंगे तो ये इस तरीके से आप अप्रोच कर पाएंगी। और अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हो, कोई कमेंट्स हो, PBL में इतना काफी है, ये रूटीन में आपको जब चीजें समझ में आएंगी जब ये आप मरीज देखेंगी। थ्योरेटिकली तो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आपने देख लिया, समझ लिया, लेकिन मरीज जब आप देखेंगी या LFT वार्ड में आके या OPDs में आके खुद देखेंगी, तो फिर आप एक आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन इससे ये है कि आपको थोड़ा इतना जहन में आइडिया हो जाएगा कि यार ये चीजें इस तरीके से इंटरप्रेट की जाती है। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें। ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। जी बुशरा। डॉक्टर बुशरा ने शायद कुछ पूछना है।
पूछ लें। ये डॉक्टर बुशरा क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के सीरो मार्कर पूछ रही हैं, रिपीट करा देंगे? मतलब मैं नहीं समझा, मतलब क्रॉनिक हेप बी के सीरो मार्कर रिपीट करा देंगे मतलब? नहीं, अच्छा रिपीट, ऐसा जो जो सुबह मैंने आपको जो पढ़ाए थे, अच्छा वो रिपीट आप करवाना चाह रहे हैं? अच्छा, इस टॉपिक से हटके उसमें यही होता है कि सबसे पहले जो है वो सबसे पहले हमेशा किसी को भी HbsAg लिख के देना पड़ता है, या सरफेस एंटीजन कहते हैं, या ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहा जाता है उसको। जब भी वो पॉजिटिव आए तो फिर आपको ये पता चलाना चाहिए तो कि भाई ये तो पॉजिटिव आ गया, अब ये अक्यूट है, क्रॉनिक है, क्या है। तो उसके बाद आप कराएंगे दूसरा जो आपका मार्कर होना चाहिए वो HbcIgM, उसको कोर IgM कहते हैं। अगर कोर IgM पॉजिटिव आ रहा है उसका मकसद है इसको अक्यूट हेपेटाइटिस बी हुआ है, अक्यूट हुआ है, और कुछ कराने की नीड नहीं होती है उसमें, बस LFT कराएं और HB कोर कराएं, सरफेस करा लिया, ठीक है। अगर HB कोर उसमें नेगेटिव है तो इसका मकसद है इसको ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक है। अब क्रॉनिक के दूसरे पैरामीटर आपको कराने पड़ेंगे, फिर उसमें टोटल HB कोर कराना पड़ता है, HBe एंटीजन कराना पड़ता है, HBV DNA PCR कराना पड़ता है, आपको LFT करानी पड़ेगी और आपको अल्ट्रासाउंड विटामिन कराना पड़ेगा। अब उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैसे होते हैं, क्योंकि ये तो क्रॉनिक है, अक्यूट तो है नहीं, अक्यूट तो खुद ही निकल जाता है 6 दिन से 6 हफ्तों में या 6 महीने में निकल जाते हैं। अगर ये क्रॉनिक है तो आप ट्रीटमेंट का क्या करना है, क्योंकि कल आप मेरी जगह पर आएंगे और ये सारी चीजें मरीज आपके पास भी आएंगे, उसमें ये होता है कि आपको फौरन ई एंटीजन पॉजिटिव है या ई एंटीजन नेगेटिव है। अगर ई एंटीजन नेगेटिव है और उसको HB सरफेस पॉजिटिव है, उसका वायरल HBV DNA PCR डिटेक्टेड है, तो आपको ट्रीटमेंट उसको देनी है एंटीवायरल, जो मैंने आपको नाम पढ़ के बताए थे, उसमें एक एंटाकेवर है, रिक्टनाफावर है और एडिफोवर है, लेमिविडीन है, वो आपको तकरीबन देनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग ई एंटीजन नेगेटिव में। क्योंकि ई एंटीजन नेगेटिव में लाइफ लॉन्ग इसलिए देनी पड़ती है कि उसमें जो गोल आप अचीव करना चाह रहे हैं, या सीरो कन्वर्जन जो अचीव करना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी अचीव होता है, इसलिए उनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। अगर ई एंटीजन पॉजिटिव है तो आप उसको 2 साल तक आप दवाई देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि इसका ई एंटीजन नेगेटिव हुआ है नहीं हुआ, हो गया है तो ई एंटीबॉडी डेवलप हुए या नहीं हुए, तो वो उसको आपको कहेंगे सीरो कन्वर्जन इसने अचीव किया है। ठीक है, बी की जो ट्रीटमेंट फॉलो अप है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उसको थोड़ी समझने की नीड होती है कि बी को फॉलो कैसे। सी बिल्कुल इजी है, सी में ये है कि आपने सी करवाया एंटीबॉडी, PCR करवाया, सी की ट्रीटमेंट दी 3 माह, उसके बाद PCR नेगेटिव हो गया, दैट्स इट। बी में इस तरीके से नहीं है, बी में आपको बायोकेमिस्ट्री मींस LFT इंप्रूव, SGPT इंप्रूव हुई है नहीं हुई है, ई एंटीजन नेगेटिव हुआ है नहीं हुआ है, PCR उसका नॉन डिटेक्टेड हुआ है नहीं हुआ, फाइब्रो स्किन पर उसका फाइब्रोसिस रिवर्स हुआ है नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें बी में इंटरप्रेट किया जाता है कि मरीज को दवाई से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और डॉक्टर बुशरा मुनेरा ने लिखा है कि थैंक यू सर, समझ आ गया। तो बड़ी अच्छी बात है, बल्कि मुझे हैरत है कि इतना जल्दी समझ आ गया, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया अभी, लेकिन इनको आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू। अगले हफ्ते फिर किसी PVL टॉपिक के साथ मिलेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम।